हेलो स्टूडेंट, हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है तो कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 कंप्लीट हो चुका है। आज है क्लास 12 चैप्टर 2 ऑफ पॉलिटी एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि चैलेंज जो था बिल्डिंग डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी कैसे बिल्ड, जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो उसमें डेमोक्रेसी कैसे लाया जाए। तो जो लीडर थे ना वो फेस कर रहे थे बहुत सारा चैलेंजेस को लेके, जैसे कि देश को यूनिट करना, एक पूरे देश को एक जगह एकत्र करना, और फिर जो नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम था जैसे कि लेड टू नॉन डेमोक्रेटिक रिजिम, वन पार्टी लीडर, पार्टी आर्मी रूल। और ये सब चीज नहीं होना था कि आर्मी रूल ये सब लेड होता। ठीक है, तो मतलब हम सबको डेमोक्रेसी के हिसाब से चलना था। तो इंडियन लीडर जो थे ना वो कमिट किए कि डेमोक्रेसी वो सब चूज करेंगे। और फिर क्या हुआ कि नवंबर में 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, 24 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन साइन हुआ, और फिर 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया। ठीक है, जनवरी 1950 ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेबलाइज हुए थे इस दिन। ठीक है, सुकुमार सेन हमारे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बने थे जो इलेक्शन कमीशन के बनने के बाद। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम, अब यहाँ पे इसके बाद प्रॉब्लम फेस हुआ इलेक्शन को लेके। देखो यहाँ पे सब कुछ अब डेमोक्रेटिक तौर पर लागू करना स्टार्ट हो गया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट था डेमोक्रेसी में था कि इलेक्शन करवाना। तो इलेक्शन का क्या क्या चैलेंजेस फेस हुए थे अब उसके बारे में हम सब देखते हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा था कि ना जो डिलिमिटेशन था ना, बाउंड्री बनाना, पहले तो हर एक कॉन्स्टिट्यूशन का बाउंड्री बनाना वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। फिर उसके बाद इलेक्टोरल रोल को बताना और कौन कौन से एलिजिबल वोटर होंगे इसके बारे में पता करना। ठीक है, और मेजर प्रॉब्लम जो था ना कि 40 लाख वुमेन ना अपना नाम रिकॉर्ड ही नहीं की थी। वो सब लिख रही थी कि ना वाइफ ऑफ और डॉटर ऑफ, मतलब अपना नाम नहीं रिकॉर्ड की थी, अपने पति का नाम या फिर अपने पिता का नाम डाल के बोल रही थी कि वाइफ ऑफ और डॉटर ऑफ। तो ये एक प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, और 17 करोड़ वोटर जो थे वो 3200 एमएलएस और 489 एमपीज को इलेक्ट किए थे। और इसके बाद क्या हुआ था, इंडिया अपनी डेमोक्रेसी के टेस्ट पे आया था, बिकॉज टिल देन डेमोक्रेसी वाज ओनली इन प्रोस्पेरस कंट्रीज लाइक यूरोप, यूएसए। और क्योंकि ना उस समय में सिर्फ ना यूएसए, यूके, यूरोप में ही ना सिर्फ ना डेमोक्रेसी देखने को मिल रहा था। तो ये चीज ना इंडिया के पास बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फेस करना था कि वो इंडिया ना अभी न्यू इमर्जिंग कंट्री बन रहा था और उसको ये चीज को प्रूव करना था। तो इंडिया क्या क्या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को यूज किया। ठीक है, कि मतलब हर एक एडल्ट जो भी इंडिया के होंगे जो 18 को क्रॉस कर लिए होंगे वो सब क्या करेंगे, वोट देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इलेक्शन नहीं, पहले जब स्टार्टिंग में था ना तो ये 21 था, पर जब 61st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ना इसको 18 किया गया। ठीक है, ये चीज को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, इलेक्शन जो था ना वो पोस्टपोन्ड हुआ ट्वाइस, और फिर ना फाइनली इलेक्शन कब हुआ, अक्टूबर 1951 में, और उसके बाद अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक इलेक्शन हुआ था। ठीक है, और ये पॉपुलर इलेक्शन ऑफ 1952 के नाम से जाना गया। ठीक है, हाई कंपटीशन हुआ था 4 कैंडिडेट को सीट को लेके, पर जो मोर देन 50% जो टर्न आउट सीट था ना वो किसको मिला था, वो हमारे कांग्रेस को मिला था। ठीक है, 1951 में जनरल इलेक्शन हुआ था, वो लैंडमार्क हिस्ट्री था डेमोक्रेसी ऑफ ऑल वर्ल्ड के लिए। ठीक है, देखो वोटिंग मेथड क्या था इंडिया का, ये यहाँ पे फर्स्ट इलेक्शन जो हुआ था, फर्स्ट इलेक्शन सेपरेट बॉक्स फॉर ईच कैंडिडेट था। ठीक है, बैलेट पेपर था, फिर बैलेट पेपर के लिए था, लेटर चेंज हुआ यूनिफाइड बैलेट पेपर जिसमें स्टैंप यूज किया गया था 40 ईयर्स का, और 1990 के बाद शिफ्ट हुआ ईवीएम में। ठीक है, तो कैसे कैसे हमारा जो वोटिंग का मेथड है वो चेंज हुआ कि पहले इलेक्शन जो पहले जो होता था वो कैसे होता था, सेपरेट बॉक्स से होता था, फिर बैलेट पेपर से हुआ, फिर लेटर हुआ चेंज यूनिफाइड बैलेट पेपर से, और उसके बाद ईवीएम में आए। ठीक है, देखो 1952 का इलेक्टोरल वर्डिक्ट क्या था। अब देखो 1952 में जो इलेक्शन हुआ उसका इलेक्टोरल वर्डिक्ट क्या था, जो हमारा देश था वो 364 आउट ऑफ 489 सीट जो थे उसमें कांग्रेस विन की थी। ठीक है, कांग्रेस जो 489 सीट था ना उसमें से 364 तो कांग्रेस को ही मिल गया था। ठीक है, और फिर ये वो सरप्राइज नहीं था क्योंकि आईएनसी जो था ये एक तरीके का सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि जो फ्रीडम के जब हम सबका देश आजाद हो रहा था तो इस टाइम में ना फ्रीडम टाइम में तो हमारा नेशनल मूवमेंट के टाइम में ये बहुत ज्यादा सक्रिय थे। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज था कंट्री में, शुरू से चल रहा था। जवाहरलाल नेहरू थे यहाँ इसके लीडर, तो कैरिस्मेटिक लीडर थे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक एडवांटेज टू कांग्रेस, और यहाँ पे ना ऑल इंक्लूसिव पार्टी था, डिफरेंट आइडियोलॉजिकल फैक्शन था। सीपीआई सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी था जिसको 16 वोट मिले थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि कांग्रेस वॉन किया था मेजोरिटी ऑफ सीट को,
कोची में, मद्रास और उड़ीसा में, ये ना सिर्फ कहाँ कहाँ पे नहीं हुआ था उनका, कांग्रेस का ज्यादा मतलब सीट नहीं मिला था उसको, ट्रेवनकोर में, कोची में, मद्रास और उड़ीसा में, ठीक है। कांग्रेस ना 1952 में 45%, 74% सीट में से 45% उसको मिला था, ठीक है। सोशलिस्ट पार्टी 1952 को 10% मिला था, ठीक है। 3% सीट में 3%, 10% सीट में 3% मिला था। और इसमें क्या हम का जो पहला था ना, वो किस हिसाब से हो रहा था, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के हिसाब से हमारा इलेक्शन हो रहा था, ठीक है। इलेक्शन कंडक्ट किसके हिसाब से हो रहा था, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के हिसाब से। देखो हमारा जो कांग्रेस था ना, डोमिनेंस करा था इंडिया में, ये डोमिनेंट पार्टी था। जैसे कि ना चाइना में, सिंगल पार्टी है ना, सिंगल पार्टी वहाँ पे रूल करते हैं, ठीक है। जैसे कि म्यांमार, इजिप्ट में क्या होता है, वन पार्टी ड्यू टू मिलिट्री के हिसाब से वहाँ पे होता है। मैक्सिको, साउथ कोरिया, ताइवान में वन पार्टी डोमिनेट करता है। बट कांग्रेस ऐसा नहीं था कि कांग्रेस ने डोमिनेट कर रहा था सिमिलर डोमिनेशन के तौर पर ना ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस आफ्टर द एंड ऑफ एपरथाइड। जैसे कि अफ्रीका में भी ऐसा हो रहा था कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जिस हिसाब से वो डोमिनेंस में थे, वैसे ही ना हमारा कांग्रेस भी डोमिनेंस में था जब स्टार्टिंग पीरियड हुआ था, क्योंकि वो बहुत तरीके से सक्रिय तौर पे सब कुछ कर रहा था शुरू से ही, तो इसीलिए उसको डोमिनेंस पे रखा गया था, ठीक है। कांग्रेस सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलाइजन। अब देखो कांग्रेस क्या था, सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलाइजन था। देखो ये क्या हो रहा था कि ना जब ना 1885 में इसको न्यूली एजुकेटेड और प्रोफेशनल पीपल के द्वारा इसको फॉर्म किया गया था कांग्रेस को, तो ना इसमें क्या हुआ था, मास मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और फिर इसमें ना सोशल ग्रुप्स को, एक्टिव ग्रुप को लिया गया था ताकि इंडियन नेशनल मूवमेंट में सहायता मिल सके, ठीक है, इस चीज के लिए। उसके बाद क्या होता है, जैसे इंडिपेंडेंस का टाइम आया तो कांग्रेस ना रेनबो पार्टी के तौर पे बना, रूलिंग और अपोजिशन पार्टी के तौर पे, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग इंडिया डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ क्लास, कास्ट, रिलीजन, रेस। और कांग्रेस में ना हर तरीके के विचारधारा के लोग थे, चाहे वो क्लास हो, हर क्लास के थे, कास्ट के थे, रिलीजन और लैंग्वेज के थे। तो ना ये एक तरीके का रेनबो पैटर्न पे था, ठीक है। और आइडियोलॉजिकल कोलाइजन था, यहाँ पे पैसिफिस्ट थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, रेडिकल कन्वर्जन, लेफ्ट राइट विंग सब थे, मतलब कि ना इसमें ना हर तरीके का था, आइडियोलॉजी को लेके हो, चाहे रिप्रेजेंटिंग डाइवर्सिटी को लेके, और सब तरीके का ना पार्टी जो थे ना वो कांग्रेस में थे, ठीक है। बट पार्टी जो सोशलिस्ट पार्टी थे ना, वो ना क्या किए, थोड़े कुछ दिन बाद ना कांग्रेस से फिर वो ना अलग हो गए, ठीक है। कंप्रोमाइज प्लस इंक्लूसिवनेस वेयर द होल मार्क ऑफ द कोलाइजन। और कंप्रोमाइज और इंक्लूसिवनेस ना इस कोलाइजन का होल मार्क था, ठीक है। A lot of tolerance internal disturbance at this time in Congress। तो इस वजह से क्या होता है यहाँ पे ना कंप्रोमाइज और ये सब चीज चल रहा था, तो इस वजह से कांग्रेस में कुछ कुछ डिस्टर्बेंस भी होता ही जा रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मैनी सेक्शन हुआ डिवाइड कांग्रेस का, और आइडियोलॉजिकल बिलीफ की वजह से कुछ समय के बाद ना कांग्रेस का भी डिवीजन होने लगा, ठीक है। कांग्रेस अपेयर होने लगा ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी एट दैट टाइम, हेंस दिस प्लेस वाज पॉलिटिकल डिस्क्राइब एज कांग्रेस सिस्टम। तो पर ना उसका अस्तित्व इतना ज्यादा था ना कि उसको ना ग्रैंड सेंट्रिक पार्टी के तौर पे रखा गया, और कांग्रेस सिस्टम उस समय जो सिस्टम चल रहा था उसको कांग्रेस सिस्टम के नाम से ही बोला जाने लगा। अब देखो कम्युनिस्ट पार्टी जो इंडिया के थे वो क्या थे, ठीक है, जो हम सब कुछ ना बोल्शेविक्स रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड हुए थे, वो सब क्या किए, 1935 में कम्युनिस्ट पार्टी बनाए थे, ठीक है। और ना पार्टिंग और सीपीआई हैड वेल ऑयल्ड मशीनरी एंड डेडिकेटेड कैडरी सिंस फ्रीडम। तो सीपीआई के पास ना वो बहुत अच्छा मशीनरी भी था और डेलिब्रेटेड कैडरी भी था फ्रीडम के टाइम से, ठीक है। Got violent soon after independence, but later adopted the democratic method in 1951 and participated in election। ये ना पहले वायलेंट तौर पे काम करते थे सीपीआई जो थे इंडिया के, पर ना वो क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद ना इलेक्शन में भागीदारी की और इंडिपेंडेंट तौर पे काम करने लगे। इनको 16 सीट मिला था फर्स्ट जनरल इलेक्शन में, ठीक है। और इसका सपोर्ट बेस कहाँ था, केरल, बिहार, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल में। मेन लीडर इसके कौन कौन थे, ए के गोपालन, एस ए डांगे, EMS नाम बूढ़ी पाड, ETC, ठीक है। और यहाँ पे जो स्प्लिट हुआ था 1964 में, सीपीआई और सीपीआई-एम बन गया था। इसमें ना मेजर स्प्लिट भी हुआ था जिससे सीपीआई और सीपीआई-एम बन गया था, ठीक है। कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरल। अब देखो कम्युनिस्ट पार्टी का विक्ट्री कहाँ पे हुआ था सबसे अच्छी तरीके से, मतलब सबसे ज्यादा तौर पे कहाँ पे हुआ था, तो केरल में, ठीक है। यहाँ पे जो 1957 का जो असेंबली हुआ था ना, यहाँ पे वो बहुत अधिक नंबर से जीते थे केरल में, ठीक है। EMS नॉम बेरी पैड जो थे ना, वो इनवाइट किए थे गवर्नर टू फॉर्म गवर्नमेंट, गवर्नर को इनवाइट किए थे ताकि वो गवर्नमेंट को फॉर्म कर सके। फर्स्ट टाइम ऐसा था कि कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट इंस्टॉल्ड हुआ था डेमोक्रेटिक इलेक्शन में, ठीक है। कांग्रेस लॉस स्टार्टेड लिबरेशन
in struggle and later center dismissed CPI government in Kerala and under Article 356. तो कुछ समय के बाद ना CPI जो गवर्नमेंट जो केरल में वोट लेके बने थे उनको ना सेंटर के द्वारा हटा दिया गया था आर्टिकल 356 के तौर पे, ठीक है। ओके, ये फर्स्ट इंस्टेंस था जब ना इमरजेंसी लागू किया गया था। फिर सोशलिस्ट पार्टी आया। अब सोशलिस्ट पार्टी का उभार हुआ, ठीक है। देखो, सोशलिस्ट पार्टी में ना कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में वर्क हुआ जो आईएनएफ के फैक्शन से बना था। सोशलिस्ट पार्टी 1948 में फॉर्म हुआ था, ठीक है। और फिर ना ये क्या था, डुअल मेंबरशिप के तौर पे था। आइडियोलॉजी था कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होना चाहिए और फिर क्रिटिसाइज कर रहा था कांग्रेस को सपोर्टिंग लैंडलॉर्ड और इग्नोरिंग पीजेंट को लेके कि मतलब लैंडलॉर्ड को कांग्रेस ना सपोर्ट करता है और फिर इग्नोर करता है पीजेंट सबको। 1955 में ना कांग्रेस डिक्लेयर किया था कि गोल सोशलिस्ट पैटर्न पे होगा। उनका जो गोल होगा वो किस तौर पे होगा, सोशलिस्ट पैटर्न पे होगा, ठीक है। और फाउंड किया था प्रेसिडेंट को आचार्य नरेंद्र देव। इसके जो सोशलिस्ट के पार्टी के जो लीडर थे वो कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव थे। मेन लीडर इसके कौन थे, राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, जेपी SM जोशी, ये सब थे। और इस पार्टी को अभी ना स्प्लिट हो गया था सोशलिस्ट पार्टी का, और ये क्या बन गए थे फिर स्प्लिट होके, किसान मजदूर पार्टी और फिर PSP और SSP, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, भारतीय जन संघ बना 1951 में। इसके प्रेसिडेंट जो थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने थे। RSS और हिंदू महासभा इसका रूट था, ठीक है। इसका आइडिया क्या था कि वन कंट्री हो, वन नेशन हो, वन कल्चर हो, अखंड भारत का इसका ये था कि इंडिया तो रहे ही और पाकिस्तान भी मिले, अखंड भारत का इसका था, ठीक है। ये अपोज कर रहे थे कि ना रिलीजियस मिनोरिटीज को लेके, ठीक है, ग्रांटिंग कंसेंसस को लेके, सपोर्ट कर रहे थे न्यूक्लियर वेपन को, डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन को, इंडिया मॉडर्न प्रोग्रेसिव स्ट्रांग और इंडियन कल्चर को वो सपोर्ट कर रहे थे। 1952 में इलेक्शन जब हुआ था तो इनको 3 सीट मिला था और 1957 के इलेक्शन में जो ये भारतीय जन संघ थे उनको 4 सीट मिला था। इसके मेन लीडर कौन कौन से थे, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। और इसके बाद ना ये भी स्प्लिट हुआ था। इसका जो रूट है ये बीजेपी बना है, भारतीय जनता पार्टी जो अभी देखा जाता है वो भारतीय जनसंघ, ये इसी का रूट है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ना इस चैप्टर में यही चीज बताया गया कि कैसे कैसे ना मतलब हमारा देश में जब पहले एक ही पार्टी का रूल चल रहा था, प्रिवलेंट था, उसके बाद कैसे स्प्लिट हुआ और उसके बाद कितने नए नए पार्टी उभर के आए। पहले कांग्रेस का ही वर्चस्व था, कांग्रेस अच्छी तरीके से काम कर रही थी, बट कांग्रेस में कुछ फ्रैक्शन होने के बाद बहुत सारे न्यू पार्टी उभर के आए और उससे क्या हुआ, हमारे देश में नया नया हम सब अपने डेमोक्रेसी को नए तौर पर देखने को हम सबको मिला, ठीक है। तो चैप्टर में बस यही था। ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया तो उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।